हेलो दोस्तों, मैं आशीष कुमार पांडे मेघा सिविल सर्विसेज एकेडमी हजारीबाग झारखंड की ओर से एक बार फिर आपके बीच हूँ। जैसा कि आप सभी जान रहे हैं कि जैसे सीजीएल का जो टेस्ट सीरीज इंस्टीट्यूट में लिया जा रहा है उसका हम लोग रेगुलरली सॉल्यूशन भी आप लोगों को बतला रहे हैं वीडियो के माध्यम से, ताकि सभी स्टूडेंट इसको समझ सके और कोई दिक्कत हो तो वो शेयर कर सके हम लोगों के साथ। तो चलिए, आज हम लोग 30 जुलाई को जो टेस्ट हुआ है उसके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को आपके साथ हम लोग शेयर करते हैं, समझाते हैं कि कैसे उसका क्या सॉल्यूशन होगा और क्यों होगा। तो चलिए आज हम लोग शुरुआत करते हैं। देखिए, सबसे पहले ये क्वेश्चन है कि इसमें ये दे रहा है कि पानी 2 लीटर पानी है 80 डिग्री सेल्सियस पर और 10 लीटर पानी है 20 डिग्री सेल्सियस पर। तो जब इन दोनों को मिक्स कर दिया जाएगा तो फाइनल टेम्परेचर जो मिक्सचर का होगा वो कितना होगा, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो स्टूडेंट्स, जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा तो उसका जो प्रिंसिपल है वो ये है कि टोटल हीट लॉस्ट इक्वल्स टू टोटल हीट गेन, मतलब जितना दिया जाएगा उतना ही लिया जाएगा। इस फॉर्मूला को यूज करके आप टेम्परेचर निकाल सकते हैं। तो आपको पता होगा जो टेम्परेचर चेंज होता है या हीट दिया जाता है उसका फॉर्मूला होता है H बराबर ms डेल्टा टी। आप जरूर इसको जानते होंगे अगर आप हीट चैप्टर पढ़े होंगे तो, जहां पर m मास होता है, s क्या होता है, s होता है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एंड डेल्टा टी जो होता है वो होता है चेंज इन टेम्परेचर। तो इसी चीज को, इसी फॉर्मूला को हम लोग को यूज करना है यहां पर। इसमें क्या होगा, देखिए मैं समझाता हूं आप लोग को कि टोटल हीट लॉस्ट इक्वल्स टू हो जाएगा टोटल हीट गेन। ध्यान दीजिए कि जितना हीट लूज किया जाएगा एक पानी से उतना ही गेन किया जाएगा दूसरे पानी से। तो एक पानी कितने लीटर का है, 2 लीटर का है। दूसरा पानी कितने लीटर का है, 10 लीटर का है। ये हायर टेम्परेचर पर है 80 डिग्री सेल्सियस, इसका मतलब ये हीट लूज करेगा। दूसरा कितने डिग्री पर है, 20 डिग्री पर है, मतलब वो टेम्परेचर उसका कम है तो वो हीट को गेन करेगा। तो अगर मान लेते हैं एक कॉमन टेम्परेचर, जब ये हीट को लूज करेगा तो इसका टेम्परेचर धीरे धीरे घटेगा और जब ये गेन करेगा तो इसका टेम्परेचर धीरे धीरे बढ़ेगा। तो एक कॉमन टेम्परेचर मान लेते हैं जहां पर जाकर ये दोनों मैच कर जाएंगे और जहां पर वो मैच कर जाएंगे वही आपका आंसर होगा। तो मान लेते हैं कि वो जो कॉमन टेम्परेचर है उसको हम लोग T मान लेते हैं। तो उस T को ही हम लोग को निकालना है कि वो T कितना होगा। तो इसको हम लोग कैसे निकालेंगे, हीट लॉस्ट इक्वल्स टू हीट गेन। तो यहां पे फॉर्मूला क्या काम करेगा, H बराबर ms डेल्टा टी बराबर ms डेल्टा टी। मान लीजिए ये m2 है और ये m1 है। यहां पर भी s रखा मैंने और यहां पर भी s ही रखा। क्यों रखा ऐसा, क्योंकि दोनों जगह मटेरियल तो पानी ही है, मतलब स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी यहां भी पानी का लेंगे यहां भी पानी का ही लेंगे। यहां पर देखिए, अब मैं इसको बनाता हूं m1 मतलब मास कितना है, देखिए 2 लीटर है। तो m1 के बदले मैं कितना पुट करूंगा, 2 इंटू जो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी वाटर का होता है, ये आप जरूर जानते होंगे और अगर नहीं जानते तो आपको जानना चाहिए कि स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर इज 1। तो s के बदले हम लोग 1 पुट कर दिए। आप ऐसे भी इसको समझ सकते हैं कि इसको आप ऐसे भी काट सकते हैं क्योंकि दोनों तरफ वाटर ही है। फिर भी मैं समझाने के लिए इसको बतला रहा हूं कि आप इसको s के बदले 1 पुट किए। डेल्टा टी क्या है, चेंज इन टेम्परेचर। तो यहां पर देखिए इसका टेम्परेचर शुरू में कितना था, 80, और ये लूज कर रहा है। तो मान लीजिए घटते 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 उसका टेम्परेचर कितना हो गया, T। तो 80 माइनस T मतलब फाइनल, इनिशियल में से फाइनल को हम लोग हटा रहे हैं क्योंकि ये बड़ा टेम्परेचर और ये छोटा है, बराबर। अब इसी चीज को हम लोग यहां लागू करते हैं। तो देखिए यहां पे m2 मतलब मास, तो देखिए यहां पर मास कितना है, 10 लीटर। तो m2 के बदले कितना पुट करेंगे, 10 इंटू स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, फिर कितना हो जाएगा 1 क्योंकि ये पानी ही है। और यहां पर जो डेल्टा टी होगा मतलब जो आपका टेम्परेचर का डिफरेंस होगा वो कितना हो जाएगा। अब यहां पर मान लिए कि टेम्परेचर कितना था, T, और वो गेन किया चूंकि, इसलिए इसको हम लोग पहले रखेंगे। और शुरू में उसका टेम्परेचर कितना था, देखिए 20 डिग्री सेल्सियस।
शुरू में उसका था 20 डिग्री सेल्सियस, तो M2 के बदले हम लोग रखे 10 इंटू स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी हो गया 1 और इंटू चेंज इन टेम्परेचर कितना होगा, चेंज इन टेम्परेचर आपका होगा T -20 क्लियर। T आपका क्या हो गया फाइनल टेम्परेचर, 20 आपका क्या हो गया इनिशियल टेम्परेचर। यहां पर देखिए 80 माइनस टी, क्योंकि आपका 80 क्या यहाँ पे लॉस हो रहा है और यहां पर क्या हो रहा है गेन हो रहा है। अब यहां पे देखिए ये आपका 2 से ये 10 कितनी बार में कट जाएगा, 5 बार में कट जाएगा, और तब यहां पर क्या बच गया, सिर्फ यहां बच गया 80 माइनस टी बराबर यहां 5 है, 5 इंटू यहां पे क्या बच गया देखिए T -20 क्लियर। और तब ये कितना हो जाएगा देखिए 80 माइनस टी बराबर 5 इंटू टी हो गया और माइनस 5 इंटू 20 कितना हो जाएगा देखिए 100, ये 100 हो जाएगा आपका। अब इसको हम लोग अदला बदली कर लेते हैं, जिधर टी है उधर टी ले गए, जिधर संख्या को ले गए, तो माइनस टी इधर जाके कितना हो जाएगा प्लस हो जाएगा, तो इधर 5t और माइनस टी को इधर लेके गए तो प्लस टी हो गया बराबर इधर कितना हो जाएगा 80 पहले से था और माइनस इधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा प्लस 100, तो इसका मतलब कितना हो गया 6t बराबर 180, और इसका मतलब क्या हो जाएगा देखिए t बराबर कितना हो जाएगा 30 डिग्री सेल्सियस। तो ये आपका क्या हो गया फाइनल टेम्परेचर। तो एक बार फिर से समझ लेना कैसे मैंने इसको बनाया। इस तरह का जो क्वेश्चन आएगा उसका पर्पस क्या है, कैसे बनाना है, कि इसका वर्किंग प्रिंसिपल ये होगा कि टोटल हीट लॉस्ट इक्वल्स टू टोटल हीट गेन, और फॉर्मूला हम लोग क्या यूज करेंगे H बराबर ms डेल्टा टी, जहां पर m क्या होगा, m होगा मास, s क्या होगा स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ द मटेरियल, तो यहां पर मटेरियल क्या था पानी था, और पानी का स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी 1 होता है, इसलिए मैंने वहां 1 पुट किया। नहीं भी पुट करते तो s को हम लोग सिंपली काट सकते थे, क्योंकि इधर भी पानी तो सेम रहेगा। और डेल्टा टी में क्या लेना हम लोग को चेंज इन टेम्परेचर, तो एक कॉमन टेम्परेचर हम लोग मान लिए T, और उसको फिर कैलकुलेशन करके हम लोग निकाल लिए कि वो T कितना है 30 डिग्री सेल्सियस। तो यहां पर आंसर कितना हो जाएगा ये दिस इज 30 डिग्री सेल्सियस। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपने जरूर इसको समझा होगा। इस तरह के न्यूमेरिकल को देने का पर्पस क्या है कि कई बार एग्जाम में ऐसे न्यूमेरिकल क्वेश्चन आते रहते हैं, तो इसलिए आपको एक बेसिक नॉलेज होना चाहिए ताकि क्वेश्चन आने पर आप हड़बड़ा नहीं जाए कि ये क्या दे दिया। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए ये एकदम सिंपल क्वेश्चन है, पढ़ने के लिए, पढ़ने के काम में, तो पढ़ने का काम का मतलब क्या हो गया दूर या नजदीक, नजदीक। तो उसके लिए हम लोग जो चश्मा यूज करते हैं वो किस प्रकार के लेंस से बनते हैं, तो ये आप लोग सभी लोगों को पता होगा कि जो पढ़ने वाला जो लेंस चश्मा होता है उसमें लेंस कौन सा होता है कॉन्वेक्स, और कॉन्वेक्स को क्या बोला जाता है, कॉन्वेक्स को कहा जाता है अभिसारी लेंस, मतलब कन्वर्जेंट, इसलिए इसका आंसर क्या होगा बी होगा। तो मैं उम्मीद करता हूं कि मैंने ये जो 2 क्वेश्चन सेट किया ये दोनों आपको पसंद आया होगा, और इसका क्या पर्पस है या किस तरीके से इसका सॉल्यूशन होगा वो आप समझ पा रहे होंगे आप। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए ये भी क्वेश्चन, ये क्वेश्चन जो होता है ये कई बार क्या होता है एग्जामिनेशन में आपको रेजिस्टेंस का जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है वो निकालने के लिए आपको दे देता है। तो आप लोग को पता होगा कि रेजिस्टेंस को हम लोग 2 तरीके से बांध सकते हैं, एक सीरीज और एक पैरेलल। अगर वो सीरीज में बंधा हुआ है तो सिंपल होता है उसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस R1 प्लस R2 प्लस R3 हम लोग जोड़ते चले जाते हैं, लेकिन अगर वही पैरेलल में होता है तो उसको 1/R1 कर देते हैं, 1/R1 प्लस 1/R2। अब ऐसा क्वेश्चन जो देता है, ये जो क्वेश्चन है देखिए, तो ये जो क्वेश्चन है ये एक खास तरह का अरेंजमेंट है, इसको हम लोग बोलते हैं व्हीट स्टोन ब्रिज, व्हीट स्टोन ब्रिज, ब्रिज ये उस पर बेस्ड क्वेश्चन है। अब व्हीट स्टोन ब्रिज में क्या होता है, कभी भी ऐसा अगर आपको एग्जाम में आया जिसमें आपको 5 रेजिस्टेंस दिख रहा है 5, तो आप समझ जाइए वो व्हीट स्टोन ब्रिज है। अब व्हीट स्टोन ब्रिज में क्या होता है मैं समझाता हूं यहां पे क्वेश्चन में। देखिए ये इस तरीके से होता है अरेंजमेंट, देखिए ये जो व्हीट स्टोन ब्रिज होता है ये ऐसा ही अरेंजमेंट होता है। अब
ये गैल्वेनोमीटर बीच में क्यों लगा हुआ है? वो ये दिखलाने के लिए कि वहां से करंट बह रहा है या नहीं बह रहा है। तो जो व्हीटस्टोन ब्रिज होता है इसमें इनफैक्ट 5 रेजिस्टेंस होते हैं, एक पांचवा यहां भी होता है, ठीक है। लेकिन जब ये बैलेंस कंडीशन में होता है, बैलेंस कंडीशन में होता है, तो इस आर्म से कोई करंट का फ्लो नहीं होता है। वही इसका वर्किंग प्रिंसिपल होता है। तो उसी पर बेस्ट क्वेश्चन आते रहता है। तो व्हीटस्टोन ब्रिज को हम लोग बैलेंस कब बोलते हैं, समझिए बात को, जब R1 बटा R2 बराबर R3 बटा R4। देखिए R1 बाई R2 बराबर R3 बाई R4, जब ये हो जाएगा तो इसको बैलेंस बोला जाता है कि इट इज बैलेंस्ड। और जब ये बैलेंस्ड होगा तब जो बीच का आर्म है उसमें से कोई भी करंट का फ्लो नहीं होगा। तो मैंने जो ये क्वेश्चन दिया था वो उसी व्हीटस्टोन ब्रिज पर बेस्ड है। इसको अगर आप ध्यान से देखेंगे तो देखिए ये व्हीटस्टोन ब्रिज, इसमें ये जो है एफ ई, ये आपका बीच वाला है, बीच वाला, ये बीच वाला। और आप इसको कल्पना कीजिए कि इसको यहां से उठा रहे हैं और यहां से उठा के आप इसको ऐसे करके उलट दे रहे हैं। जब आप इसको ऐसे कर पाएंगे तो ये व्हीटस्टोन ब्रिज बन जाएगा। देखिए ये इस तरीके से बनेगा, ये बीच में आएगा, देखिए ये बीच में आएगा, ये आपका हो गया एफ और ये हो गया आपका ई, ठीक है। और उसके बाद देखिए ये पॉइंट कौन सा है, डी। तो देखिए डी, जब हम इसको उठा के इधर कर देंगे तो ये पॉइंट जो डी है वो इधर आ गया। और यहां पर देखिए डी से आपका क्या जुड़ा हुआ है, एफ जुड़ा हुआ है, एफ जुड़ा हुआ है, ये जुड़ गया। और फिर डी से आपका क्या जुड़ा हुआ है, ई जुड़ा हुआ है, देखिए ई जुड़ गया इस तरीके से। और ये बढ़ा हुआ है, यहां पे पॉइंट आपका क्या, दिस इज पॉइंट ए, ये वाला पॉइंट, इसी को मैंने उठा के इधर कर दिया। और यही सेम काम इधर भी करेंगे, इसको उठा के इधर कर देंगे, ठीक है। तो जब इसको उठा के इधर कर देंगे तो देखिए एफ किससे जुड़ा हुआ है आपका, सी से। तो यहां पे कॉमन पॉइंट आपका क्या हो गया, सी, सी, सी से इधर ये जुड़ा हुआ देखिए। और यहां पे देखिए सी से आपका कौन जुड़ा हुआ, ई जुड़ा हुआ है, देखिए सी से ई भी जुड़ा हुआ। और ये जो पॉइंट है इसको उठा के मैंने इधर कर दिया, तो ये मैंने इधर कर दिया, देखिए तो ये आपका पॉइंट आ गया अभी। अब देखिए दिस इज R1, दिस इज R2, दिस इज R3 एंड दिस इज R4। अब क्वेश्चन में देखिएगा तो ये भी 10 है, ये भी 10 है, ये भी 10 है और ये भी 10 है। तो ये R1 बाई R2 बराबर क्या हो गया, R3 बाई R4। तो इसका मतलब क्या हो गया, ये बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज है। तो जब ये बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज है ये वाला, दिस इज R1 बाई R2 इक्वल्स टू R3 बाई R4, तब जब ये बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज होगा तब क्या होगा, ये जो बीच वाला आर्म होता है, बीच वाला आर्म, इससे कोई करंट का फ्लो नहीं होगा। तो इसी बात को समझना होता है। तो जब इससे कोई फ्लो नहीं होगा इसका मतलब क्या हो गया, ये यूजलेस है, इसका ये रहे ना रहे कोई मतलब नहीं है। तो हम लोग इसको क्या कर देंगे, इसको हटा देंगे, इसको हम लोग क्या कर देंगे, इसको हम लोग हटा देंगे, ठीक है। देखिए अब इसका अब देखिए अब ये इस तरीके से बन जाएगा। अब जो पांचवा जो आर्म था मैंने उसको हटा दिया, अब ये गायब हो गया। क्यों गायब हो गया, क्योंकि ये बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज है। R1 बाई R2, R1 बाई R2 बराबर R3 बाई R4 है, क्योंकि ये भी 10, ये भी 10, ये भी 10, ये भी 10। तो बीच वाला आर्म आपका खत्म हो गया। तो अब क्या हो गया देखिए, अब जब हम लोग इधर से आ रहे हैं तो एक जंक्शन ये हो गया और एक जंक्शन ये हो गया। तो इस जगह पर क्या होगा, इस जगह पर अगर यहां से हम लोग आई करंट आ रहा है तो इस जगह पर क्या होगा, इस जगह पर वो दो हिस्सों में बढ़ जाएगा, एक इधर जाएगा और एक इधर जाएगा। और इसका मतलब क्या होगा कि ये वाला और ये वाला क्या हो गया, ये और ये आपका हो गया पैरेलल, लेकिन जो करंट इसमें जाएगा वही करंट इसमें आएगा। इसका मतलब ये वाला और ये वाला आपका क्या हो गया, सीरीज हो गया। और वही चीज यहां पर भी होगा कि ये वाला और ये वाला आपका क्या होगा, सीरीज होगा, क्योंकि जो करंट इसमें आया वही करंट इसमें जाएगा। और फिर इधर से जो करंट आएगा और इधर से करंट आएगा मिलकर यहां से निकल जाएगा। इस तरह से आपका जो सर्किट है वो पूरा हो रहा है। तो ये और ये आपका जो है वो सीरीज में हो जाएगा। तो इससे क्या होगा देखिए मैं समझाता हूं आपको। देखिए
ये वाला देखिए। अब यहां पे देखिए, ये आपका ए है और ये आपका बी है, तो ये भी 10, ये भी 10, ये भी 10, ये भी 10। अब करंट जब इधर से आ रहा है तो इस जगह पर ये बट गया, तो इसका मतलब ये वाला और ये वाला पैरेलल हो गया, लेकिन ये और ये सीरीज में हो गया। तो दिस इज सीरीज का क्या होता है आपको पता है, इसको और इसको आपस में जोड़ देंगे तो 10 और 10 मिलके कितना हो गया, 20। तो इसका मतलब क्या हो गया, इन दोनों के बदले सिर्फ एक रेजिस्टेंस हम लोग सोच सकते हैं, ऊपर में एक रेजिस्टेंस सोच लिए, वो कितना है 20। और उसी तरीके से ये भी और ये भी आपस में सीरीज में रहेगा, क्योंकि जो करंट इसमें आ रहा है वही करंट इसमें जा रहा है। यहाँ पे करंट बट नहीं रहा है, तो आपको पता है कि जब तक बटेगा नहीं तब तक वो सीरीज में रहता है। तो ये भी हो गया, इसको और इसको जोड़ देंगे तो देखिए जब जोड़ दिए तो अब क्या हो गया, अब देखिए अब ऊपर में 2 था और ऊपर में नीचे में 2 था, 2 और 2 4 था, अब ये 4 के बदले 2 ही हो गया। ऊपर में 10 और 10 20, नीचे में भी 10 और 10 20। अब देखिए ये और ये आपस में क्या है, सीरीज है। जब ये सीरीज में है तब इनका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, लेट इट बी आर। तो 1/r बराबर 1/r1 प्लस 1/r2। तो यहां पे कितना हो गया, 1/r1 कितना हो गया, 1/20 प्लस 1/ फिर 20 ही है, तो 1/r बराबर कितना हो गया, 1/20 प्लस 1/20। तो अब इन दोनों का एलसीएम ले लिए तो 20 हो गया, ऊपर में 1 + 1 कितना हो गया, 1 + 1 बराबर हो गया 2/20, मतलब 1/10। और इसका मतलब r बराबर कितना हो गया, 10 हो गया। इसका मतलब क्या हो गया कि आप इनको भी हटाकर सिर्फ एक रेजिस्टेंस रखेंगे, कितने का, 10 ओम का, तो ये अकेला उतना ही काम करेगा जितना ये पूरा कर रहा है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपने इसको समझ पाया होगा। ये व्हीटस्टोन ब्रिज है। कभी भी ऐसा क्वेश्चन आए जिसमें आपको 5 रेजिस्टेंस दिखे तो आप उसको ध्यान देंगे कि क्या ये बैलेंस तो नहीं है, R1/R2 बराबर R3/R4 का कंडीशन तो नहीं है। और अगर वो बैलेंस होगा तो जो 5वां आर्म रहता है, ये जो 5वां आर्म कॉमन है, वो उसका कोई मतलब नहीं है। और तब ऊपर वाला 2 सीरीज, नीचे वाला 2 सीरीज, और फिर आपस में ये पैरेलल हो जाते हैं। तो अक्सर ऐसा ही क्वेश्चन आता है, और जब भी एग्जाम में क्वेश्चन आएगा वो बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज से ही देता है, लेकिन उसका फिगर को थोड़ा सा वो ऐसा तोड़ मोड़ देता है कि कई बार लोग उसको समझ नहीं पाते हैं। जैसा भी मैंने समझाया कि आप इसको उठाइए इधर लेके जाइए, इसको उठाइए इधर लेकर आइए, तब आप समझ पाएंगे कि, और थोड़ा उसको सीधा कीजिए तब आपको लगेगा ये ऐसा ही है। तो इसीलिए कभी भी ऐसा क्वेश्चन आए तो 99% जो क्वेश्चन वो देता है क्वेश्चन सेटर, वो बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज पर ही देता, क्योंकि वो जानना चाहता है कि आप इसको समझ पा रहे हैं या नहीं। तो मैं उम्मीद करता हूं ऐसा क्वेश्चन जब आएगा एग्जाम में तो आप इसको देख के हड़बड़ाएंगे नहीं, आराम से आप उसको बना सकते हैं। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। ये देखिए, ये सिंपल क्वेश्चन मैंने दिया था, जैसा कि मैंने बतलाया है कि अक्सर यूजेस से, उपयोग से क्वेश्चन आता है, इसलिए मैंने क्वेश्चन दिया था। सीटी स्कैन जो हम लोग कॉमनली मेडिकल लाइन में यूज करते हैं, अक्सर आप सुनते होंगे कि डॉक्टर ने बोला सीटी स्कैन कराने, तो क्वेश्चन पूछा गया कि सीटी स्कैन में किसका यूज किया जाता है। तो सीटी स्कैन में एक्स-रे का यूज होता है, एक्स-रे का। तो इसलिए इसका आंसर सी होगा। ये एक फैक्चुअल क्वेश्चन है, इसके बारे में थोड़ा आप स्टडी भी करेंगे। तो सीटी स्कैन में एक्स-रे का ही यूज होता है, इसको आपको ध्यान रखना है। तो आई होप ऐसा क्वेश्चन को आप रटते भी जाएंगे, समझते भी जाएंगे। ऐसा क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिल सकता है। अब हम लोग आगे बढ़ते, देखिए ये क्वेश्चन सिंपल पेंडुलम से है। ये भी एक न्यूमेरिकल टाइप का ही क्वेश्चन है, छोटा सा। इसमें क्या मैंने दिया है कि इसमें इसकी लंबाई को चौगुनी कर दी जाती है, चौगुनी कर दी जाती है, तब उसका असर उसके टाइम पीरियड पर क्या होगा, टाइम पीरियड पर क्या होगा। तो टाइम पीरियड क्या होता है, एक ऑसिलेशन को पूरा करने में जो टाइम लगता है उसी को हम लोग टाइम पीरियड कहते हैं। सिंपल पेंडुलम क्या होता है, इस तरीके से अरेंजमेंट होता है, एक पॉइंट ऑफ सस्पेंशन होता है, एक कॉर्ड होता है और एक बॉब होता है, एक गोला होता है, और ये इसका ये सेंटर ऑफ मास हो गया। इसी के टू एंड फ्रो ये मोशन करता है, इस तरीके से टू एंड फ्रो इर्द गिर्द ये। तो इसी को इसमें एक बार गया और फिर आ गया, तो इसको बोलेंगे वन वाइब्रेशन। तो एक वाइब्रेशन, एक आवर्त को करने में उसको जितना समय लगता है, दैट इज कॉल्ड टाइम पीरियड। तो टाइम पीरियड का फॉर्मूला क्या होता है, टाइम पीरियड का फॉर्मूला होता है टी बराबर 2π L/g, L/g, जहां पर L क्या होता है, तो ये दिस इज पॉइंट ऑफ सस्पेंशन एंड दिस इज पॉइंट ऑफ ऑसिलेशन। तो इनके बीच का जो दूरी होता है, इस दूरी को ही हम लोग क्या बोलते हैं, L बोलते हैं। तो देखिए आप समझ भी सकते हैं
कि लंबाई अगर बढ़ेगा तो टाइम पीरियड क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो यहां पर देखिए क्या बोल रहा है, मान लेते हैं इसको T1, तो T1 बराबर क्या है, 2πL/g है। अब यहां पे क्या बोल रहा है कि लंबाई को कितना बढ़ा दिया गया, चौगुनी कर दिया गया। मतलब T2 बराबर क्या हो गया, T2 बराबर हो गया 2π, L के बदले क्या हो गया 4L हो गया, चौगुना कर दिया गया 4L/g। तो ये सिंपल है, T1/T2 कर देंगे तो बराबर ऊपर में कितना है 2πL/g का रूट है, और बटा यहां पे कितना है देखिए 2π, और 4 को बाहर कर देंगे, तो जब 4 को बाहर करेंगे तो स्क्वायर रूट में निकलेगा तो ये 2 हो जाएगा। ठीक है, तो 2πL रह जाएगा L/g और इसका स्क्वायर रूट, और बाहर में सिर्फ क्या निकल जाएगा 2 निकल जाएगा, ये वाला 4 को निकालेंगे बाहर तो स्क्वायर रूट से बाहर निकलेगा तो ये आपका 2 हो जाएगा। अब ये और ये कॉमन है, ये कट जाएगा, तो इसका मतलब क्या हो गया T1/T2 बराबर क्या बच जाएगा 1/2, और इसका मतलब क्या हो जाएगा देखो T2 बराबर क्या हो जाएगा, ये इसमें जाके गुना होगा तो T2 बराबर क्या हो जाएगा 2T1। 2T1 मतलब क्या हो गया कि आवर्तकाल क्या हो जाएगा, पहले वाले आवर्तकाल का दुगुना हो जाएगा। तो जब लंबाई को आप कितना कर दिए, चौगुना कर दिए, तो टाइम पीरियड पर क्या असर पड़ा कि वो दुगुना हो जाएगा, दुगुना। हालांकि ये सिंपल क्वेश्चन है, और भी इसको आप हल्के वे में बना सकते थे एक लाइन में, लेकिन समझाने के लिए मैंने इसके फॉर्मूला को समझाया कि अगर आप नहीं बना पा रहे हैं तो कम से कम फॉर्मूला अगर आपको पता होगा तो आप उसको यूज करके इसको बना सकते हैं। तो आई होप आपको ये समझ पाए होंगे। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए एक सिंपल क्वेश्चन है, लेकिन ये इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि मैंने बार बार इस बात को फोकस किया है, जब भी मैं क्लास में भी पढ़ाता हूं स्टूडेंट्स को, तो मैं ये समझाता हूं कि आपको कभी भी यूनिट एंड डायमेंशन को हल्के में नहीं लेना है। फिजिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जो यूनिट और डायमेंशन पर ही बेस्ड है। हर फिजिकल क्वांटिटी का कुछ ना कुछ यूनिट होता है, तो हर एग्जाम में अगर आप देखेंगे तो कभी ना कभी एक यूनिट का क्वेश्चन या एक डायमेंशन का क्वेश्चन जरूर दिया रहता है। तो इसलिए मैंने ये क्वेश्चन दिया है कि इसमें कौन एक सुमेलित नहीं है। तो देखेंगे मैक ये आपका स्पीड का होता है, नॉट आपका जहाज का चाल का होता है, बैरल आपका आयतन का होता है, तेल का आयतन वगैरह इससे निकाला जाता है। तो बचा क्या, पाउंडल। तो देखिए पाउंडल जो होता है ये फोर्स का होता है। बहुत लोग इसमें कंफ्यूज करते हैं, आपको ध्यान देना है ना, प्लीज नेवर कंफ्यूज विथ पाउंड। पाउंड इज यूनिट ऑफ मास, बट हियर इज पाउंडल। पाउंडल इज यूनिट ऑफ फोर्स, फोर्स। तो इसीलिए अगर आप उसको समझ रहे होंगे तो ये आपका गलत है कि पाउंडल के लिए फोर्स होना चाहिए, लेकिन यहां पर मास दे दिया गया है, तो ये आपका गलत हो जाएगा, इसलिए आपका यही आंसर होगा। तो आपको जरूर सारे फिजिकल क्वांटिटीज जो इंपॉर्टेंट है उसके यूनिट्स को याद रखना चाहिए, ऐसा क्वेश्चन आपको हमेशा मिलेगा। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए ये क्वेश्चन मैंने क्यों दिया, ये क्वेश्चन मैंने इसलिए दिया क्योंकि जियो स्टेशनरी सैटेलाइट से क्वेश्चन हमेशा आता है, और सभी लोग जानते हैं कि वो पृथ्वी की तुलना में स्थिर नजर आता है, इसीलिए उसको भू-स्थिर उपग्रह कहते हैं, उसको पार्किंग सैटेलाइट कहते हैं, इंग्लिश में उसको जियो स्टेशनरी बोलते हैं। लेकिन आखिर उसमें ऐसा क्या होता है जिसके चलते वो रुका हुआ नजर आता है, उस पर मैंने ये क्वेश्चन दिया था। तो इसमें क्या होता है कि जियो स्टेशनरी सैटेलाइट का जो रिवोल्यूशन टाइम होता है, रिवोल्यूशन टाइम का मतलब एक चक्कर काटने में लगाया गया समय। तो जो रिवोल्यूशन टाइम होता है वो अर्थ के, पृथ्वी के रोटेशन टाइम मतलब क्या होता है, अपने एक्सिस पर ऐसे घूम जाना। तो आपको पता होगा इसका रोटेशन टाइम कितना होता है, 24 आवर्स होता है। तो इसको इस तरीके से सेट किया जाता है जियो स्टेशनरी सैटेलाइट को इक्वेटोरियल प्लेन में, कितने हाइट पर आपको पता होगा। तो इसका जो रिवोल्यूशन टाइम होता है वो अर्थ के रोटेशन टाइम मतलब 24 घंटा के बराबर कर दिया जाता है, और तब हमेशा ये अर्थ के किसी पॉइंट से देखे जाने पर एक ही जगह पर नजर आएगा, तो आपको लगेगा वो रुका हुआ है, इसलिए इसका नाम क्या पड़ गया, जियो स्टेशनरी। और इसीलिए इसका यूज मौसम की जानकारी प्राप्त करने के लिए या टीवी सेवा के लिए या मोबाइल की सेवाओं के लिए किया जाता है, क्योंकि इसके सिग्नल किसी एक पर्टिकुलर जगह को फोकस करेंगे। तो आई होप इसको आप समझ पाए होंगे। ये आपको ध्यान रखना है, रिवोल्यूशन किसका लेना है और रोटेशन किसका लेना है। रिवोल्यूशन लेना है सैटेलाइट का, रोटेशन लेना है अर्थ का। ठीक है, तो इसका आंसर होगा बी। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। फिर देखिए ये भी क्वेश्चन कॉन्सेप्चुअल ही है, कैपिलैरिटी से मैंने ये क्वेश्चन दिया है।
केशिकात्व। तो कैपिलरिटी में क्या होता है, या तो लिक्विड ऊपर चढ़ जाता है या लिक्विड नीचे आ जाता है। ये आपका कैपिलरी ट्यूब है, इसमें लिक्विड या तो ऊपर जाएगा या तो नीचे आएगा। तो अगर वो ऊपर चला जाता है, ऊपर जाता है, तो उसमें कौन सा फोर्स काम करता है, एडहेसिव फोर्स काम करता है। ठीक है, यहां पर मान लीजिए ये ग्लास का बना हुआ है, तो ग्लास के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो लिक्विड के मॉलिक्यूल को अपनी ओर खींच लेते हैं। ठीक है, तो वो धीरे धीरे ऊपर चढ़ जाता है। लेकिन इसका उल्टा भी होता है कि कभी कभी लिक्विड का ही एक मॉलिक्यूल अपने सुपर वाले को नीचे खींच लेता है। तो यहां पे कौन सा फोर्स काम कर रहा है, कोहेसिव फोर्स काम कर रहा है। क्योंकि आपको पता है एडहेसिव का मतलब अलग अलग मॉलिक्यूल्स में लगने वाला बल, और कोहेसिव का मतलब सेम मॉलिक्यूल्स में लगने वाला बल। तो अगर ये ऊपर चढ़ा तो एडहेसिव काम कर रहा है, नीचे आ गया तो कोहेसिव काम कर रहा है। इसका मतलब जो कैपिलरिटी होता है उसमें दोनों बल काम करते रहते हैं, असंजक भी और ससंजक भी, एडहेसिव एंड कोहेसिव। इसलिए इसका आंसर बोथ होगा, दोनों। तो इसका आंसर सी हो जाएगा। तो आई होप आप इसको समझ पा रहे होंगे। जरूर आप कैपिलरिटी को घर में पढ़ लीजिए, इससे क्वेश्चन अक्सर पूछते रहता है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग, शायद मैंने क्वेश्चन छोड़ दिया, देखिए ये मैंने क्वेश्चन छोड़ दिया। ये सिंपल क्वेश्चन दिया है मैंने केमिस्ट्री में। देखिए आप हमेशा ध्यान देंगे, ओर से क्वेश्चन हमेशा पूछता है कि कौन सा ओर जो है वो किस मेटल के लिए है। तो इसको आपको रटना। और इसमें दिक्कत क्या होता है कि बहुत सारे ओर्स के नाम जो वो एक जैसे लगते हैं। तो इसीलिए मैं बार बार जब क्वेश्चन सेट करता हूं तो ये सब चीज पे ध्यान देकर मैं क्वेश्चन देता हूं कि आपको याद रखना है। तो यहां पर क्या है, कार्नेलाइट है। तो कार्नेलाइट किसका ओर है, ये Mg का होता है, मैग्नीशियम का होता है। तो इसका आंसर बी होगा। अब हम लोग फिर आगे बढ़ते हैं। ये देखिए, ये भी एक फैक्चुअल क्वेश्चन है केमिस्ट्री का कि अगर जो बंद स्थान रहता है जहां पे हवा आ जा नहीं सक रहा है, वहां पर पैक्ड एयर को, बंद हवा को शुद्ध करने के लिए किस केमिकल का यूज किया जाता है। तो इसमें सोडियम पेरोक्साइड का यूज किया जाता है। एक फैक्चुअल क्वेश्चन है, इस तरह के यूजेस से क्वेश्चन हमेशा पूछते हैं, इसलिए आपको इसको ध्यान रखना है। तो इसका आंसर ए होगा। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। फिर ये फैक्चुअल क्वेश्चन था। ये देखिए, ये भी एक सिंपल क्वेश्चन है जिससे क्वेश्चन हमेशा आता है, इसलिए मैंने ये क्वेश्चन दिया था। जो भोपाल गैस कांड हुआ था, आपको पता होगा, उस भोपाल गैस कांड से ही संबंधित क्वेश्चन दिया है। उसमें किस गैस का लीकेज हुआ था ये तो सब लोग जानता है, मिथाइल आइसोसाइनेट, MIC, मिक गैस उसको बोलते हैं। लेकिन वहां कौन सी कंपनी थी, तो वो एक अमेरिकी कंपनी थी जिसका नाम क्या था, यूनियन कार्बाइड, अमेरिकी कंपनी थी। और ये कीटनाशक बनाने का काम करती थी। वहीं पर इस गैस का लीकेज हो गया था। तो इसलिए मैंने ये क्वेश्चन दिया है। इसको आप ध्यान से पढ़ लेंगे थोड़ा इसके बारे में। इसी को भोपाल गैस कांड भी कहते हैं। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए, ये भी एक सिंपल क्वेश्चन जैसा ही है। केमिस्ट्री के अलग अलग चीजों से क्वेश्चन अक्सर पूछते रहता है कि कौन सा सुमेलित है, कौन सा सुमेलित नहीं है। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो बाकी सब सुमेलित है। रबर को लेटेक्स कह रहे हैं, ये सुमेलित है। रेयन भी जो है सेल्यूलोज से बना हुआ कृत्रिम रेशा होता है। मोम भी एस्टर होता है। सिर्फ ये वाला जो है ये आपका सुमेलित नहीं है, तेल और वसा। इसका जो डेफिनेशन दिया वो गलत है, इसलिए इसका आंसर सी हो जाएगा। और उसी प्रकार से यहां देखिए क्वेश्चन दिया गया गैसोहोल के बारे में। गैसोहोल आप जानते हैं पेट्रोल का विकल्प है। तो गैसोहोल क्या होता है, ये पेट्रोल और इथाइल अल्कोहल का, मतलब इथेनॉल का मिक्सचर होता है। तो इसमें क्या होता है, इसमें 10% 10% इथेनॉल होता है और रेस्ट 90% पेट्रोल होता है। तो इसीलिए इसका आंसर क्या होगा, बी होगा। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। फिर देखिए 14 नंबर, ये भी केमिस्ट्री का एक सिंपल क्वेश्चन दिया गया। अक्सर ऐसा क्वेश्चन आते रहता है कि किसको क्या बोला जाता है, किसको क्विक लाइम कहते हैं, किसको क्या बोलते हैं। तो इसलिए मैंने ये क्वेश्चन दिया कि किसको फिलोसोफर्स उल कहते हैं। तो जब इन विकल्पों को देखेंगे तो इसका आंसर क्या होगा, जिंक ऑक्साइड, ZnO। तो इसका आंसर बी होगा। उसी तरीके से ये क्वेश्चन जो मैंने दिया कि सल्फ्यूरिक एसिड जो बनता है कांटेक्ट प्रोसेस से, उसमें कैटलिस्ट के रूप में किसका यूज होता है। तो ऐसा क्वेश्चन आपको याद रखना है, सिर्फ इसी के लिए नहीं, कई बार अमोनिया के लिए पूछ देता है कि हेबर मेथड से जो अमोनिया गैस बनता है उसका किस चीज का यूज कैटलिस्ट में होता है। तो यहां पर इसको ध्यान रखना है। ये फैक्चुअल क्वेश्चन है, इसका आंसर होगा प्लेटिनम पाउडर। तो इसका आंसर बी होगा, बी होगा इसका आंसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ये बायोलॉजी का है। अक्सर देखिएगा ऐसा क्वेश्चन पूछते रहता है
कि कौन बल्ब है, कौन राइजोम है। तो यहां पर मैंने क्वेश्चन दिया प्रकंद, जिसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, राइजोम, कि उसका एग्जाम्पल कौन है। तो उसका एग्जाम्पल जो ऑप्शंस दिए हुए हैं, आलू, लहसुन, केसर, अदरक, उसमें अदरक होगा। ऐसे क्वेश्चन आप जरूर याद कर लीजिए, अक्सर ये क्वेश्चन इस तरीके से आता है। तो मैं उम्मीद करता हूं आपको ये सब क्वेश्चन समझ में भी आया होगा, और साथ में आप ये भी समझ पा रहे होंगे कि आपको किस तरह के क्वेश्चंस पे फोकस करना चाहिए। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए ये भी एक सिंपल क्वेश्चन मैंने दिया बायोलॉजी का, पीचर प्लांट किसको कहते हैं। तो ये एक सिंपल क्वेश्चन है, निपैंथिया जो होता है उसको कहा जाता है, इसका आंसर बी होगा। और ये भी मैंने हार्मोन से क्वेश्चन दिया था, हमेशा क्वेश्चन आता है कि कौन सा ऐसा हार्मोन होता है जो फूलों के खिलने और फल बनने की क्रिया में लगने वाले समय को कम करता है। तो इसका आंसर होगा जिबरलिन। यहां पे जो ऑप्शन मैंने दिया है जिबरलिन होगा। तो उस हिसाब से यहां आंसर बी होगा। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए ये भी बायोलॉजी का सिंपल क्वेश्चन है, प्लाज्मा रक्त का लगभग कितना परसेंट है। तो ये 60% होगा। और यहां पर भी ग्रंथि से, जिसे ग्लैंड कहा जाता है, उससे भी मैंने क्वेश्चन दिया था कि कौन ऐसा है जो अंतःस्रावी और बहिर्स्रावी, मतलब एंडोक्रिन और एक्सोक्रिन दोनों के रूप में काम करता है। तो इसका आंसर अग्नाशय होगा, मतलब पैनक्रियाज होगा, अग्नाशय। तो मैं उम्मीद करता हूं कि जो क्वेश्चन मैंने दिया ये आपको जरूर पसंद आ रहा होगा। और अब मैं थोड़ा सा आगे बढ़ता हूं। फिर ये देखिए, ये मैंने पंचायती राज से क्वेश्चन दिया है। क्वेश्चन मैंने क्या दिया कि पंचायती राज के संवैधानिक संस्था बनने के समय प्रधानमंत्री कौन था। तो संवैधानिक संस्था कब बना आपको पता होगा, 1992 में इसके लिए 73वां संशोधन किया गया और फिर इसको लागू कर दिया गया 24 अप्रैल से। तो उस समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे, पीवी नरसिम्हा राव। इसलिए इसका आंसर क्या होगा, सी होगा। कई लोग क्या होता है, हड़बड़ाहट में जब क्वेश्चन बनाते हैं तो उनको लगता है कि क्वेश्चन ये पूछा जा रहा है कि पंचायती राज संस्थाओं को लागू करते समय प्रधानमंत्री कौन था पहली बार। तो वो हड़बड़ा के टिक कर देते हैं जवाहरलाल नेहरू, क्योंकि पहली बार जब लागू किया गया था तो वही थे प्रधानमंत्री, लेकिन क्वेश्चन कुछ और पूछा जा रहा है। इसलिए ऐसे क्वेश्चन को बनाते समय थोड़ा ध्यान भी रखना है। हल्का लगता है ये क्वेश्चन, लेकिन इससे कई बार गलतियां हो जाती है। इसके बाद का भी क्वेश्चन पंचायत से ही संबंधित है। एक समिति है, समिति से अक्सर क्वेश्चन पूछता है कि श्रीमती दया चौबे समिति का गठन कब किया गया था। तो ये फैक्चुअल क्वेश्चन है, 1976 में किया गया था। आई होप इस तरह के क्वेश्चंस को आप जरूर देखेंगे घर में। फिर देखिए ये क्वेश्चन एक आपका अनुच्छेद से है, क्योंकि एग्जाम में अक्सर अनुच्छेद से, संवैधानिक संशोधन से क्वेश्चन आता है, तो मैं उसके हिसाब से पिक करते रहता हूं और क्वेश्चन आपको देते रहता हूं। तो ये क्वेश्चन जो है कि कौन सा ऐसा अनुच्छेद है जो 2 या अधिक राज्यों के लिए एक ही उच्च न्यायालय की स्थापना का उल्लेख करता है। तो इसका आंसर हो जाएगा 231, 231। क्लियर। तो इसलिए इसका आंसर बी होगा। इसके बाद का क्वेश्चन देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अब क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि जो आकस्मिक निधि है वो किसके नियंत्रण में है। आपको पता होगा 3 तरह का निधि है। आकस्मिक निधि मतलब कॉन्टिजेंसी फंड, एक होता है संचित निधि मतलब कंसोलिडेटेड फंड, और एक हो गया लोकलेखा मतलब पब्लिक अकाउंट। तो संचित निधि का उल्लेख 266 में मिलता है, आकस्मिक का उल्लेख 267 में मिलता है। तो जो संचित निधि होती है वो संसद के नियंत्रण में है, वहां से संसद की अनुमति के बिना आप पैसा नहीं निकाल सकते हैं। लेकिन जो आकस्मिक निधि बनाया गया है वो नाम से ही क्लियर है, कंटिजेंसी फंड, अर्थात आकस्मिक स्थितियों में धन निकालना। तो इसीलिए ये कार्यपालिका के नियंत्रण में रहता है और कार्यपालिका का हेड राष्ट्रपति अर्थात राष्ट्रपति के नियंत्रण में है। अर्थात जरूरत पड़ने पर यहां से सरकार पैसा निकाल सकती है, यद्यपि बाद में इसको संसद से फिर अनुमोदित करवा लेना पड़ता है। इसीलिए इस दिए गए ऑप्शन के हिसाब से इसका आंसर होगा राष्ट्रपति। आप जरूर ध्यान रख लेंगे, लोकलेखा भी कार्यपालिका के नियंत्रण में है, आकस्मिक निधि कार्यपालिका के नियंत्रण में है, लेकिन जो संचित निधि होती है वो संसद के नियंत्रण में है। इसको अच्छा से पढ़ लेंगे आप लोग। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। ये देखिए एक हिस्ट्री का क्वेश्चन है कि जो एक मूर्ति मिलती है ट्राउजर पहने हुए, पतलून पहने हुए, वो किस शासक की है। तो ये कुषाण वंश के शासक जो कनिष्क है उसकी मूर्ति है। आप लोग पढ़े होंगे अगर इतिहास, तो आप लोग जानते होंगे कि जो ट्राउजर्स हो गया, ट्यूनिक हो गया, टर्बन हो गया, ये जो चीजें थी ये सब पोस्ट मौर्य पीरियड में डेवलप हुआ। ये जो विदेशी लोग आए, ग्रीक्स आ गए, शक आए, कुषाण आए, पार्थियंस आए, इन लोगों के साथ ये सब चीजें आई और
उसी का एक तरह से प्रकटीकरण इसमें मिलता है, इस मूर्ति में मिलता है। तो ये किससे संबंधित मूर्ति है? कनिष्क से, जिसमें उसको पतलून ट्राउजर पहने हुए दिखलाया गया है। ठीक है, तो अगर आप नहीं भी जानते लेकिन उस चीज को अगर आप समझ पाते हैं कॉन्सेप्ट के हिसाब से, तो आप इस क्वेश्चन को बना पाइएगा। आप जानेंगे कि कनिष्क ही ऐसा है जो पोस्ट मौर्य का है, ये गुप्ता का है, ये मौर्य का है, ये भी गुप्ता का है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन देखिए आलवार संतों से है। आलवार संत का संबंध किस राज्य से था? तो ये एक सिंपल क्वेश्चन है, इसका आंसर तमिलनाडु होगा। किनका संबंध? तमिलनाडु से था। अब इसके नीचे का जो क्वेश्चन था वो मॉडर्न इंडिया में पिंडारियों से दिया गया है कि जो पिंडारी लोग थे, उन ये जो नेता थे उनमें कौन एक ऐसा जो पिंडारियों का नेता नहीं था? तो आपको पता होगा चीतू, करीम खान, वासिल मोहम्मद, ये सभी के सभी पिंडारियों के नेता थे, और सिर्फ अमर सिंह पिंडारियों के नेता नहीं थे। तो इसका आंसर डी होगा। आपको पता होगा पिंडारी और ठग, ये दो बहुत बड़े समस्या थे ब्रिटिश काल में। ठगों का दमन विलियम बेंटिक के समय में किया गया था, और पिंडारियों का दमन जो है आपका लॉर्ड हेस्टिंग्स से संबंधित है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं फिर इसमें। अब देखिए यहां पर बोल रहा है कि कौन एक ऐसा है जिसे ब्रिटिश संसद में महाभियोग इंपीचमेंट चलाया गया था उसको हटाने के लिए, उस पर आरोप सिद्ध करने के लिए। तो इसका आंसर होगा वॉरेन हेस्टिंग। वॉरेन हेस्टिंग पे लगाया गया था, उसके ऊपर कई आरोप लगाए गए थे, उसके ऊपर केस जैसा चला था संसद में, यद्यपि उसको बाद में सभी आरोपों से मुक्त कर दिया गया था। ये क्वेश्चन बार बार पूछता है इसलिए मैंने दिया था। अब देखिए उसके बाद का जो क्वेश्चन है कि झारखंड में जब आईएसएम की स्थापना हुई थी, आईएसएम, ठीक है, इंडियन स्कूल ऑफ माइंस, उस समय कौन गवर्नर जनरल था? तो आपको पता होगा, अगर आप गवर्नर जनरल के उसके कार्यकाल से मैच करेंगे तो ये लॉर्ड इरविन आएगा। इस संगठन की स्थापना जब हुई थी उस समय कौन था? लॉर्ड इरविन था। अब ये एक और क्वेश्चन है, देखिए अदीवा। अदीवा क्वेश्चन पूछ रहा है कि अदीवा हाल फिलहाल में जो बहुत चर्चित रहा है, ये क्या है? ये क्या है? ये एक ट्राइबल ज्वेलरी है। आप जानेंगे कि झारखंड सरकार के द्वारा यहाँ के कल्चर बेस्ड चीजों को बहुत प्रमोट किया जा रहा है। तो जो झारखंड स्टेट लिवलीहुड प्रमोशन सोसाइटी, JSLPS, इसी के द्वारा इसको डेवलप किया गया है, और इसका निर्माण जो करती है वो SHG मतलब सेल्फ हेल्प ग्रुप, जो महिलाएं होती हैं उनके द्वारा किया जा रहा है। और इसके द्वारा जो ट्राइबल जो कल्चर था उसको प्रमोट किया जा रहा है, उसको लोगों के बीच में ले जाया जा रहा है, उसका एक मार्केटिंग किया जा रहा है। तो ये एक बड़ा पॉपुलर चीज है, एक नया तरह का चीज था, इसलिए मैंने इसको क्वेश्चन दिया। अभी आप सभी लोग जानते होंगे, अभी जो हमारे हजारीबाग की जो DC है नैन्सी सहाय, वो JSLPS की निदेशक थी। उसी समय इसको लॉन्च किया गया था 2 नवंबर 2021 को। इसीलिए इस तरह के जो क्वेश्चन आते हैं वो आपको जरूर जानने चाहिए। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आज मैंने उतने सारे क्वेश्चंस में से जिन क्वेश्चंस को पिक कर मैंने उसको जो सॉल्व किया, समझाया, जो न्यूमेरिकल क्वेश्चन थे उसको मैंने समझाने की कोशिश किया, इससे जरूर आपको फायदा होगा। और जो अगला टेस्ट आपका होगा उसमें और बेहतर परफॉर्म कर पाएंगे आप। जो स्टूडेंट्स टेस्ट नहीं भी दे रहे हैं वो अगर वीडियो देख रहे होंगे, इससे जरूर उनको फायदा होगा। तो आप जरूर इससे जुड़े रहिए लगातार इंस्टीट्यूट से, और आप अपना इसका फायदा उठाइए। थैंक यू।